हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी किताब है उसका फर्स्ट पार्ट का जो चैप्टर है थीम 1 में, जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो हम यूजुअली देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है, स्पेशली एंशिएंट इंडिया का एंड मेडिवल इंडिया का जो आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हम उसे ध्यान रखते हुए आज इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर के स्पेशली हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स कवर करेंगे। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि माना जाता है कि इंडिया का जो पहला सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो द हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका हमें पता कैसे चलता है, जब एक्सकावेट किया गया बहुत सारे प्लेसेस को, तो वहाँ जो मटेरियल्स मिले थे स्पेशली कल्चरल रिमेन्स, उससे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसे डिसाइफर करते हुए इस सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है। तो द हड़प्पन सील इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो हड़प्पन सील एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था इस सिविलाइजेशन का, एंड ये बना था स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन था उस समय। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स and sign from a script that remains undeciphered. So archaeological remains is one of the most important way of deciphering the Harappan civilization, because इसका जो स्क्रिप्ट है अभी तक वो डिसाइफर नहीं किया गया है। सो हमें जो भी चीज़ें पता चली है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो यूजुअली कल्चरल रिमेन्स से मालूम चली है, जो कि एक्सकावेशन के थ्रू हमें मिला था। सो नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस सिविलाइजेशन। सो यहाँ देखेंगे हम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बिकॉज जो इंडस का जो रीजन, इंडस रिवर का रीजन, ये वहीं पे ये सिविलाइजेशन बेस्ड था। सो इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। एंड हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट डिस्कवरी हड़प्पा का हुआ था, तो इसे हड़प्पा कल्चर का नाम दिया गया। हड़प्पा वॉज ए सिटी, इट वॉज ए बिग सिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अनदर वॉज द मोहनजोदारो। सो यहाँ देखेंगे हम कि नेम आफ्टर द हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। ओके, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन BCE 2600 to 1900 BCE। सो अराउंड 700 ईयर्स का ये सिविलाइजेशन हमें देखा गया है यहाँ पे। हालांकि इसके जो रेमिनेंट्स हैं वो आगे भी कंटिन्यू किए हैं। फॉर एग्जांपल 800 BCE में भी जो छोटे छोटे इसका जो लेटर हड़प्पन फेज था वो कंटिन्यू किया था। सो यहाँ हम देखिए ये बहुत सारे बीड्स हैं, दीज आर वेट्स एंड दीज आर ब्लेड्स विच वर डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ अभी हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि यहाँ बहुत सारे साइट्स मेंशन किए हैं। इसे याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस देगा प्रीलिम्स में, एंड दे में आस्क यू क्वेश्चंस लाइक which of the following doesn't belong to the Harappan civilization और which of the following belong to the Harappan civilization। सो ऑड वन आउट हमें पिक करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मोहनजोदारो है, आमरी है, बालाकोट, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथाल, छानूडारो, कोटडीजी, गनवेरी वाला, कालीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ी। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स। सो हमें ये मैप्स, तो ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है मैप्स, बिकॉज मैप्स पूछता है मेंस में, बट हमें ये साइट्स के नाम भी याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 साल पहले 2019 में शायद पूछा गया था कि कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, तो कोटडीजी वाज वन ऑफ द ऑप्शन जो कि था, बट देयर वाज अनदर ऑप्शन विच वाज नॉट देयर। ओके, सो हमें हड़प्पन साइट्स के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। सो हड़प्पन का जो पोटेरी मिला था वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सो देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स विच वर डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द हड़प्पन एक्सकैवेशन, यू कैन से दैट, जिससे कि हमें हड़प्पन का जो लाइफ स्टाइल उसके बारे में बहुत चीज़ें मालूम चलती है। फॉर एग्जांपल उनका एग्रीकल्चर कैसा था, उनके क्राफ्ट्स के बारे में मालूम चलता है, एंड उनके सेटलमेंट बड़े थे या छोटे थे उसके बारे में मालूम चलता है। नाउ
उनका सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या था, वो खाते क्या थे। सो द हरप्पन एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। सो देखिए यहाँ फिश हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी ग्रेन्स, बहुत सारे ग्रेन्स मिले हैं हरप्पन एक्सकावेशंस में, जो कि फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सिसमे। मिलेट्स भी मिले हैं हरप्पन के साइट्स में, जो कि गुजरात में मिला है मिलेट्स। फाइंड्स ऑफ राइस वे रिलेटिवली रेयर, सो राइस भी मिला बट रेयर था लेकिन मिला। एंड एनिमल बोन्स कौन कौन से मिले हमें हरप्पन के साइट में, कैटल, शीप, गोट, बफालो, पिग। इससे पता चलता है कि भी एनिमल्स वेर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। द बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेसिस वेर ऑल्सो फाउंड, फॉर एग्जाम्पल बोर, डियर, घड़ियाल, इन सब वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं। तो दिस आर द एनिमल्स विच वर फाउंड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। सो हमें ये भी ध्यान रखना है। ना बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल, जो कि वो एक वाटर बर्ड होता है, दिस वर ऑल्सो फाउंड। नाउ हरप्पन का जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी था वो क्या था। सो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमें कैसे मालूम चलता है कि वहाँ पे जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव मिला था या फिर कोई प्लाउड फील्ड था जो कि एक्सकावेट किया गया, उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकता था। सो एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ था एग्रीकल्चर में। बुल, जो कि हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल जो मिला है, तो उससे पता चलता है कि भाई bull was also used in agriculture. Moreover, oxen was also used for plowing. Moreover, terracotta models of plow have also been found at sites in Cholistan and at Banwali in Haryana. So, plow भी मिला है, terracotta model of plow. So, इससे पता चलता है कि they are also using agricultural tools. Now, archaeologists have also found evidence of a plowed field at कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। नाउ उनका इरिगेशन क्या था, ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट्स ऑफ सोटुगाई इन अफगानिस्तान। बिकॉज हरप्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट है बहुत दूर तक था, अफगानिस्तान तक था। तो सोटुगाई में हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं, जो कि ये साबित करता है कि दे आर ऑल्सो यूजिंग इरिगेशन। It is also likely that the harpun drawn from wells was also used for irrigation. So they were also using water from the wells for irrigation. Moreover, water reservoirs have also been found in Dholavira. So हमने देखा कि वो खाते क्या थे, कौन कौन से एनिमल उन्होंने डोमेस्टिकेट किए थे, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स मिलते थे, प्लस उनका जो इरिगेशन टेक्नोलॉजी था वो क्या था, अभी हमने वो देखा। नाउ अभी थोड़ा हम मोहनजोदारो के बारे में देखते हैं क्या है मोहनजोदारो के बारे में कुछ फीचर्स हैं। सो मोहनजोदारो वाज वन ऑफ द बिग सिटीज़ ऑफ हरप्पा एंड इट वाज वेरी प्लान्ड सिटीज़, जो कि बहुत उस समय के हिसाब से बहुत अर्बनाइज था। तो इसे देखते हैं इसके फीचर्स क्या थे। द सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर। ये उसका लेआउट है इस सिटीज़ का, ये मैप, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मच हायर एंड लोअर। सो देखिए, सो जो हायर था, जो कि जिसको सिटाडल कहा गया है, वो छोटा था। एंड देयर वाज दिस लार्जर पार्ट विच वाज द लोअर टाउन। ओके, सो इससे हमें सोसाइटल में जो स्ट्रैटिफिकेशन था वो भी दिखाई देता है कि जो वेल्दी, जो कि एफ्लुएंट लोग थे, वो सिटाडल में रहते थे, जो कि छोटा सा हिस्सा था सिटी का। एंड जो कि वर्किंग क्लास था वो लोअर रहता था लोअर टाउन में, जो कि बड़ा हिस्सा था। द सिटाडल ओवर्स इज हाइड टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। इट वॉज वॉल्ड विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। सो दिस सेपरेशन पॉइंट्स टू ए काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी ऑफ देन द हरप्पन civilization. The lower town was also walled. Several buildings were built on platforms which served as foundations. So हम देखेंगे यहाँ पे कि सिटी का इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या था। यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ किए गए थे विच वर सन ड्राइड और बेक्ड, जो कि एक
टिपिकल स्टैंडर्डाइज रेशियो का था, वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। सो बहुत प्लान तरीके से बनाया गया था हर मोहनजोदारो को। मोरेओवर इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत प्लान था। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हरप्पन सिटीज़ वॉज अ केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। सो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का जो यूज़ जो उसका लेआउट था वो था ग्रिड पैटर्न में। यहाँ रोड्स क्रॉस करेंगे एंड यहाँ ड्रेन्स होगा। सो जो 90 डिग्री का एंगल था उनके बीच में, एंड इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस वर बिल्ट अलोंग देम। If the domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street. So ऐसा उसे डिज़ाइन किया गया था कि जो घरों से जो गंदा पानी निकलता था वो सीधा ड्रेन में आता था। तो बहुत प्लान तरीके से हड़प्पा को बनाया गया था। तो इससे हमें उनका जो प्लानिंग सेंस है, जो अर्बन सोफिस्टिकेटेड सेंस है उनका, उससे हमें ये पता चलता है। तो यहाँ देखते हैं सिटाडेल के बारे में। ये बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है NCERTs के, बहुत कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो वाइल मोस्ट हरप्पन सेटलमेंट्स हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड ए लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन, देयर आर वेरिएशंस एट साइट्स सच एज धोलावीरा एंड लोथाल, जो कि गुजरात में है। द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड। सो हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि वॉज देयर यूनिफॉर्मिटी इन द बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़? नो। एट जहाँ की धोलावीरा एंड लोथाल में यहाँ पे जो एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड था, एंड द सेक्शंस विद इन द टाउन वर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स। द सिटाडेल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ड एट ए हाइट। सो यहाँ देख रहे हैं कि कहीं पे वॉल्ड है, कहीं पे वॉल्ड नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन द लेआउट ऑफ द सिटी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। Now coming to the domestic architecture of the Mohenjo-daro, the lower town as Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. So this is how the houses were laid out. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, जो कि आंगन हम हिंदी में कहते हैं. What is also interesting is an apparent concern for privacy. सो प्राइवेसी कैसे मेंटेन किया गया था यहाँ पे? देयर वेर नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल। सो ग्राउंड लेवल पे कोई विंडो नहीं था किसी भी घर पे, ताकि कोई भी बाहर का आदमी घर पे ना झांके। बिसाइड्स द मेन एंट्रेंस डजंट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। सो यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये यूजुअली हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, जो कि लेआउट ऑफ द सिटी है। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स। देखिए उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस। सो हमें पता चलता है कि स्टेयर केस था, मतलब हो सकता है हाउस डबल फ्लोर भी हो। मिनी हाउसेज हैड वेल्स, जो कि एक अच्छा होता है घर के पानी के लिए। ऑफन इन ए रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर्स बाय। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द हाउस, जो कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आता है। नाउ कमिंग टू द सिटाडेल पार्ट, दैट इज इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पजेस। सो सिटाडेल, जो कि यूजुअली हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वहाँ पे हायर क्लास ऑफ द पीपल रहते थे उस समय के, बिकॉज इट वॉज वेरी sophisticated and it was very small area of the city. So यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे वेयर हाउस था। सो वेयर हाउस यूजली कौन स्टोर कर सकता है यार वेयर हाउस? अगर जिसके पास सरप्लस हो। सरप्लस किसके पास होता है? जो कि ज़्यादा अमीर होता है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशन है टू नो दैट द सिटाडेल वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एफ्लुएंट क्लास। द मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन while the upper portions probably of wood decayed long ago, and the great bath. So warehouse and the great bath, these are the two important structures in the citadel area. Great bath क्या देखते हैं? The great bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. So जो great bath है वो एक कुंड टाइप का एरिया था, कुंड, जहाँ की यूजली हम एसोसिएट करते हैं आज के डेट में, उसे किसी रिलीजियस बेदिंग से एसोसिएट किया जाता है।
देयर आर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, जो घाट भी बोल सकते हैं इसे हम, कि कोई अगर कोई छोटा सा ऐसे पानी का एरिया होगा तो इसे हम यहाँ स्टेयर्स है, यहाँ स्टेयर्स है, यहाँ स्टेयर्स, यहाँ स्टेयर्स, यहाँ नीचे जाने के लिए घाट जो आजकल का जो सिस्टम है घाट का. देयर आर ऑल्सो 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, which was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum. There were rooms on 3 sides, in one of which was a large well. Water from the tank flowed into a huge drain. Across a lane to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor, with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. So ये इस ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है जो कि हिस्टोरियंस यूजुअली इंटरप्रेट करते हैं आज की डेट में काइंड ऑफ ए स्पेशल रिचुअल बाथ. जैसे कि हम आजकल जो नहाते हैं स्पेशल रिलीजियस पिलग्रिमेज प्लेसेस में, उससे उस चीज़ से हिस्टोरियंस ने इस ग्रेट बाथ को एसोसिएट किया है टू शो दैट द कंटिन्यूटी हैज़ रिमेंड फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन टिल डेट. सो जो कंटिन्यूटी का एलिमेंट है उसे दिखाने के लिए कुछ स्कॉलर्स ने इसे रिलीजियस बेथिंग से एसोसिएट किया गया है. नाउ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. सो जो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस थे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वो किससे पता चलता है? बरियल्स. सो बरियल्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ नोइंग द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन द एंशियंट टाइम्स, बिकॉज हम यूजुअली पढ़ते हैं कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था वहाँ पे जो राजा महाराजा थे उन्हें जो फ़ैराओज़ बोलते हैं इजिप्ट की किंग को, उन्हें एक स्पेसिफिक पिरामिड में उनकी डेड बॉडी को ले किया जाता था. सो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कुछ बरियल से भी हमें कुछ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में मालूम चलेगा. एट बरियल्स इन हरप्पन साइट्स द डेड वेयर लेड जनरली इन पिट्स, गड्ढे में. समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वॉज मेड. इन सम इंस्टेंसेस द हॉलोड आउट स्पेसेस वेयर लाइंड विद ब्रिक्स. सो कभी कभी गड्ढे में ब्रिक से भी उसको प्लास्टर किया जाता था. सम ग्रेव्स कंटेनिंग पोटरी एंड ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेटिंग ए बिलीफ दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ. सो जो हम नेक्स्ट जन्म में जो आज का जो बिलीफ है वो यहाँ पे भी देखा गया है, बिकॉज कुछ एक्सकावेटर्स को कुछ बरियल्स में पोटरी ऑफ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं. ज्वेलरी हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन सर्टन ब्यूरियल्स ऑफ men and women. Now these are some of the things that were found in the pits, in the burials. But important चीज़ यहाँ पे क्या है? But on the whole it appears that the Harppans did not believe in burying precious things with the dead. So ये एक important चीज़ है कि they did not believe in burying dead bodies with precious things. Now looking for luxuries. सो अभी देखते हैं यहाँ पे वो क्या क्या उनके क्राफ्ट्स था उनके पास. एंड देन द स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज. सो जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उससे भी हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में मालूम चलेगा. The first category includes objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone and clay. हमें पता है कि स्टोन एंड क्ले यूजली आम आदमी यूज़ करता है कोई भी, एंड जो कि एक्सपेंसिव स्टोन्स होता है या फिर एक्सपेंसिव कुछ भी होता है तो वो अपर क्लास का इंसान यूज़ करता है. सो इससे भी हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चलेंगे. दिस इंक्लूड्स कॉइन्स, पोटरी, नीडल्स, फ्रेश रबर्स एट्सेट्रा. And these are distributed throughout the settlements. Okay. Archaeologists assume objects were luxury if they were rare. जैसे कि कोई प्रेशियस स्टोन होता है जो कि रेयर होता है और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल जो कि इम्पोर्टेड होता है और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी. दस लिटिल पॉट्स ऑफ फाइंस. जो फाइंस है ए मेटल मेड आउट ऑफ ग्राउंड सैंड एंड सिलिका. दिस वॉज कंसिडर्ड बिकॉज दिस वॉज डिफिकल्ट टू मेक, सो दिस वॉज कंसिडर्ड लग्जरी बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. The situation becomes more complicated when you find what seem to be articles of daily use, such as spindles, swirls made of rare materials such as faience. Now, if we study the distribution of such artifacts,
We find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the small settlements. So जो फाइनेंस से जो चीज़ें बनी थी वो यूजुअली इन दो सिटीज़ में मिलती है. Now gold was also rare and at present probably precious. All the gold jewelry found at Harappan sites were recovered from hoard. So जो gold hoard मिला वो हरप्पा में मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को. फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. जो छानू डारो है जो हमें अभी ऊपर मैप में देखा था छानू डारो, दिस वॉज ए क्राफ्ट सिटी फॉर फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग जो मोती की माला है, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग. सो छानू डारो वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी especially for this kind of activities and this availability of this kind of things. The variety of materials used to make beads is remarkable. Stones like carnelians, jasper, crystal, quartz, steatite. So these are the materials through which beads were made, including copper, bronze and gold. Cell, faience, terracotta and burnt clay. So beads बहुत सारी चीज़ों से बनता था and बहुत सारे शेप्स में बनता था, cylindrical, spherical, barrel shaped etc. Some were decorated by incising or painting and some had designs etched into them. So बहुत सारे डिजाइंस भी होते थे. So this shows that the level of technology that they were using or the level of craft that they had was very good. Now techniques for making beads differed according to the material. Steatite, a very soft stone, was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with steatite power. Now these are some of the things for related to the bead making. Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. So these are the ways that they were working. Specialized drills have also been found at Chhanu Daro, Lothal and more recently at Dholavera. Specialized drills in तीन जगह पे अभी मिला है. Now if नागेश्वर एंड बालाकोट जो कि हमने ऊपर देखा था मैप में, दिस वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लेडल्स एंड इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट जो कि ट्रेड होता था लोकली. सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम छानूडारो एंड लोथर वेर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदारो एंड हरप्पा जो इंटरनल ट्रेड था इन बहुत सारे सेटलमेंट्स के थ्रू हरप्पा मोहनजोदारो सिटी में पहुँचता था बिकॉज दे वर बिग सिटीज़ फॉर ट्रेडिंग. Now identifying centers of production. In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following: raw materials such as stone. So जो चीज़ें बनती थी उसमें raw materials कहाँ से आता था या फिर चीज़ें कहाँ बनती थी. These are some of the things that the archaeologists look for while tracing the centers of production. So this is a terracotta figurine. If you see this picture. Now strategies for procuring material. So जो सामान बनता था उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता था. While some such as clay were locally available, many such as stone, timber, metal had to be procured from outside the alluvial plain. Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one of the important means of transporting. So जो bullock cart है, the Harappans were using bullock carts. This can be an important thing. Now they are also using river routes along the Indus and the tributaries as well as coastal routes were also probably used. So देखते हैं कौन सा मेटल कहाँ से प्रोक्योर किया जाता था. For instance, they established settlements such as Nageswar and Balakot in areas where cell was easily available. So जो cell इन दो एरिया से लाया जाता था. Other sites such as Sotugai in far off Afghanistan were the best source for lapis lazuli, which was a very precious stone. So जो सोटुगाई अफगानिस्तान से जो कि सेंट्रल एशिया में आता है, यहाँ से हम लपिस लजुली, यहाँ से हरप्पन लपिस लजुली लेके आते थे. ए ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड. एंड लोथल वाज द सोर्स फॉर कार्नेलियन, स्टीटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान. सो राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल एशिया जो अफगानिस्तान, बालाकोट, नागेश्वर, these were important source for raw material. Another strategy for procuring raw materials may have been to send expeditions
टू एरिया सच एज खेतरी। सो जो कॉपर मिलता था वो खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान से लाया जाता था, एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। सो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है फिल्म्स के लिए। नाउ देर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर वॉट आर्कोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, जो कि कॉपर से रिलेटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर। सो राजस्थान का जो खेतरी माइंस है वहाँ से कॉपर लिया जाता था। अभी हम देखेंगे जो एक्सटर्नल ट्रेड था हड़प्पा का, उसके बाद देखेंगे कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंस लैंड। Recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman. Okay. Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. So Harappans were also in contact with the exterior or external civilization which were prevalent during that time. A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with thick layer of black clay, has also been found at Omani sites. So these are the some certain objects from Oman were also found in Harappa. Now Harappans had also links with the Mesopotamian civilization, which can be traced from copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman. And interestingly enough, copper found at Mesopotamian sites also contains nickels. So जो मेटल का जो एनालिसिस करके यह भी पता लगाया गया कि हड़प्पन का जो लिंक था मेसोपोटामियन से था, ओमान से था, बहरीन से था। अदर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कॉन्टेंट इंक्लूड हड़प्पन सेल्स, वेट्स, डाइस, बीड्स। सो जो ट्रेडिंग रिलेशन था एज वेल एज जो कल्चरल रिलेशन था आउटर सिविलाइजेशन के साथ, ये इन सब चीज़ों से पता चलता है बिकॉज ये वहाँ पे मिला है। नाउ दिलमन प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन, मगन एंड मेलुहा पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। सो मेलुहा वाज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेलुहा कहा जाता था मेसोपोटामिया में। सो these are the some of the things which were mentioned like carnelian, lapis lazuli, copper, gold. These are some of the things from Harappa. Now यहाँ देख सकते हैं आप कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुआ एज ए लैंड ऑफ सी फेयरर्स, जो कि इंडिया का यूजली कहा जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सो बहुत सारे बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग रिलेशंस बहुत सारे सील्स हड़प्पा के वहाँ मिले हैं, वहाँ के हड़प्पा में मिले हैं। These are some of the images because यहाँ देख सकते हैं आप बोट। सो बोट मीन्स we use the Harappans use the sea route for going towards the western civilizations. Now seals, script and weights. So हमें पता है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। नाउ सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स जो कि ठप्पा बोलते हैं, जो स्टाम्प होता है, वेर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए बेल ऑफ गुड एंड द हड़प्पन्स क्या करते थे, यहाँ पे अपना सील लगा देते थे। तो अगर वो बाहर जा रहा है या फिर इंटरनली भी ट्रेड हो रहा है तो द सील प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर। नाउ जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो कि अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। सो जो इनका जो हड़प्पन का स्क्रिप्ट था वो लोगो सिलेबिक था, पिक्चर्स था, पिक्चर से उसे यूजली दे हैड पिक्चर्स जो कि पिक्टोरियल था। इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने का। Now consider the variety of objects on which the writing has been found. Seals, copper tools. So बहुत सारे चीज़ों में, फॉर एग्जांपल कॉपर टैबलेट ऑल्सो, ज्वेलरी ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ों में एंग्रेव किया गया था लेटर्स तो नहीं, लोगों से लबिक जो उनका जो पिक्चर्स था बस, बट वो डिसाइफर नहीं किया गया है। सो अभी तक वी कैन नॉट एग्जैक्टली से what were they trying to write. And even the weights which were found in the Harappan civilization was standardized in a very standard ratio. It was made from a stone called sut and it was generally cubical with no markings. The lower denominations
of weights were binary while the higher denominations followed the decimal system. Okay. Now coming to the ancient authority, जो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था जो कि 700 साल तक चला, प्लस which was also conducting external as well as internal trade, which was also maintaining various standardized kinds of system like standardized weights and measures. So who were the ruling elite? This also becomes very intriguing for the historians as well as the scholars. And which was also who was the decision making authority? So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हिस्टोरियंस के बीच में बहुत सारे हिस्टोरियंस का डिफरेंट व्यूज़ है. नाउ सो हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी? दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. प्रीस्ट एंड किंग्स एक देखा जाता है यहाँ पे. इफ़ वी लुक फॉर ए सेंटर ऑफ पावर और फॉर डेपिक्शंस ऑफ पावर इन पीपल इन पावर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर्स. सो आर्कियोलॉजी से पता नहीं चलेगा कि कौन रूल करता था. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. A stone statue was leveled and continues to be known as the priest king. This is the priest king. So, who was the ruler? Was there a king, or was there a priest king which was ruling, or was it a corporate city? What was it ruled by a council? These are some of the important questions that has been raised from time to time, but no certain answers have been found because of the lack of decipherment of the Harappan script. Now this is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest king have found parallels in the Indus region. But as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor there are any means of knowing whether those who performed them also held political power. So हमें पता नहीं कि वहाँ रूल कौन करता था एक्चुअली में. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. Others feel there was no single ruler but several, that Harappan has a separate ruler, Harappa another, and so forth. So these are some of the contestations found in the Harappan civilization, the interpretation of the Harappan civilization. Yet others argue that there was a single state given the similarity in artifacts, because जो कि standardized चीज़ें हैं तो हो सकता है कि वो कोई सिंगल अथॉरिटी इम्पोज करता है ऊपर से. द एविडेंस फॉर प्लांट एंड सेटलमेंट्स, द स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक साइज एंड एट्सेट्रा. नाउ सो देर इज नो सर्टनिटी अमॉन्ग द हिस्टोरियंस वेदर what on the question that what kind of a state, what kind of a rule was there in the Harappan civilization. Now coming to the next part, that is the end of the civilization. So Harappan civilization gradually declined after the 1900 BCE. There is evidence that by 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. So धीरे धीरे Harappan civilization का पतन हो गया, but it continued for a very long time, जो कि उनका remnants था. So the important question is what brought about these changes. सो डिक्लाइन क्यों हुआ ये इतना जो सिविलाइजेशन था जो कि 700-800 साल तक चला. सेवरल explanations have been put forward. These range from climatic change, deforestation, excessive floods, shifting and or drying up of rivers to the overuse of landscape. Some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of the entire civilization. So these are some of the reasons or some of the causes put forward by historians as well as archaeologists for the decline of the Harappan period, Harappan phase or the Harappan civilization, like climatic change, deforestation, floods, or drying up of rivers, etc., or the overuse of the landscape. It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. This is evidenced by the disappearance of seals, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ की suddenly disappear हो गया. Seals, script, जो pottery था वहाँ का. So the Harappan civilization gradually declined or gradually came to an end. And there are certain archaeologists, there were certain archaeologists who claimed for the invasion, to the iron invasion theory, especially Mortimer Wheeler. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में.
These are some of the important things that we need to keep in mind, especially for prelims perspective. अभी हम अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पिछले साल में आ चुके हैं, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड. सो जो पहला है क्वेश्चन 2011 का, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट वॉज प्रीडोमिनेटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन, जो कि हाँ, एंड द रिलीजियस एलिमेंट इवन दो प्रेजेंट इट वॉज नॉट डोमिनेंट. ओके, सो दिस इज ट्रू अबाउट दिस civilization. During this period cotton was used for manufacturing textiles in India. So हाँ, कॉटन भी मिला है इस सिविलाइजेशन में. सो वी कैन सी दैट बोथ 1 and 2 आर राइट और द 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ which of the following characterizes the people of the IBC? This is a question from 2013 prelims. They possess great palaces and temples. This is wrong. They worship both female deities and male deities. Yes, this is right, because we have this fertility worship from IBC, as well as अभी हमने देखा priest king भी था वहाँ पे. They employed horse-drawn chariots in warfare. So this is wrong. So we can see that only 2 is correct from this question. So solution is B, only 2 is right. So there is hardly any evidence for horse in the IBC. Now coming to the next question, that is from 2019 prelims, very recent one. Which one of the following is not a Harappan site? So हमने छानू डारो देखा मैप में, कोड डिजिट देखा. Now students get usually confused between these two, Sogora and Desalpur. So Desalpur appeared, this is a question from 2019. So Desalpur repeatedly appeared in the early months of 2019 in newspaper, especially in the Hindu, because of the excavation in the Kutch area. So UPSC usually पूछ लेता है क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली कहीं कहीं पे कुछ एक्सकवेशंस होते रहते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ हिस्ट्री के, स्पेशली इंडिया में. So this appeared in 2019 in newspaper, like in the early months of 2019 before the prelims. So ये तो हमने पढ़ लिया NCERT से, बट ये 2 दिखाई नहीं दिया. So यहाँ से हम देसालपुर करके दिस सोगरा इज़ द आंसर फॉर दिस इज़ नॉट ए हरपन साइट. सो हमें न्यूज़पेपर में भी ध्यान देना होगा कि कहाँ कहाँ एक्सकावेशंस हो रहे हैं. यूजुअली आते रहता है न्यूज़पेपर में कि सर्टन साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड, सर्टन पोटरी और बोन्स हैव बीन फाउंड, और पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर कमिंग इन न्यूज़पेपर रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑल्सो. Thank you.